हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीलिम्स की डेट काफ़ी ज़्यादा पास आ चुकी है और उसी पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को रिवाइज़ करने में, लास्ट मूवमेंट में या लास्ट मंथ में या लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है हिस्ट्री को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने नोट्स जो आपने बनाए होंगे टाइमलाइन और मैप के थ्रू, की पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रेगुलर रिवीजन और रिकॉल एंड राइट करके आप किस तरीके से अपनी हिस्ट्री को पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप फोकस करते हैं कि अगर मुझे लगभग 4 डेज़ या 5 डेज़ में कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो मुझे कवर करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे जिसके बिहाफ पे आप जो है पूरे हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो है आपके PYQs। ठीक है, आपके PYQs ही आपकी गोल्ड माइन है और यही गोल्ड माइन आपका हिस्ट्री का जो टॉपिक्स है, हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, जो थीम्स हैं, वो आपको आइडेंटिफाई और रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, आप 25 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप एनालाइज करें, नहीं तो अगर आप लास्ट 15 ईयर्स के भी PYQs को अगर सॉल्व करते हैं तो भी आप देखेंगे कि कुछ थीम्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो लगातार रिपीट होती हैं या फिर लगातार आपसे डिफरेंट तरीके से पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये 81 क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये पूछ रहा है कि 905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें थीम्स में से टॉपिक्स निकालने हैं। तो अगर बात करें कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, जब किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। तो एक ही क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, कि बंगाल विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में हुआ। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। 2 बात हो गई। तीसरी बात कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? तो डिवीजन ऑफ बंगाल किया। तो हमें 3 टॉपिक्स, 3 क्वेश्चंस तो तैयार हो गए, एक क्वेश्चन में से, एक PYQ में से। अब अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर हम PYQ देखते हैं या PYQ को सॉल्व करने के लिए अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको पता चलेगा कि भाई अगर 1905 की बात हो रही है तो 1947, ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड हो गया। यहाँ से आप एलिमिनेशन भी सीख रहे हैं कि 1905 से 1947 तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है, तो ये तो 1914 की बात हो रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अब आगे आ चुकी है डेट। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें और यहाँ C पॉइंट अगर हम देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सभी को पता है 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो किसके बेसिस पे था? तो डिफरेंट बेसिस पे था, उसके अलग सिनेरियोस थे। तो लेकिन यहाँ पर डिवीजन ऑफ बंगाल की कहीं पर बात नहीं थी। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होता है कि 1911 में जब जो है जॉर्ज फिफ्थ जब भारत में आए, उस ड्यूरेशन में प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हुआ? डिवीजन ऑफ बंगाल को रोक दिया गया। तो और उसके बाद 1911 और 12 में क्या हुआ? दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। ठीक है भाई, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर आप थीम्स को देखते हैं तो आप एक ही क्वेश्चन में कई सारे टॉपिक्स, कई सारे क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 किसने किया? कर्जन ने किया। ठीक है, कब खत्म हुआ? 1911 में। 11 में खत्म हुआ, तो फिर उसके परिणाम क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गई। ठीक है, कोलकाता से, बंगाल से कैपिटल कहाँ गई? दिल्ली में आ गई। तो हमारे 5th पॉइंट बन गया। ठीक है, इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में आपको आइडिया लग गया कि हाँ भाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एक टॉपिक है जिसको हमें रिवाइज करना चाहिए, जिसे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर आप PYQs को देखते हैं, PYQs को एनालाइज करते हैं, तो आप क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बहुत कम टाइम पीरियड में ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें कि
हमें क्या करना होगा भाई, तो हमें स्टैटिक को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करना होगा। अब कैसे स्टैटिक को करंट अफेयर के साथ आप लिंक करेंगे हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में तो ज़्यादातर जो बात करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा पूछी जाती है, या एनवायरनमेंट हो गया वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर अच्छे से मैगजीन्स वगैरह या न्यूज़ वगैरह पढ़ा हो, तो उसमें आपको पता होगा कि लगातार कुछ ना कुछ एक्सकेवेशंस चलते रहते हैं, खुदाई चलती रहती है, कहीं ना कुछ टॉपिक्स जो हैं वो लिंक में आते रहते हैं स्टैटिक और करंट अफेयर्स के थ्रू। तो यहाँ से अगर आप बुद्धिज़्म और उनकी रिसेंट साइट्स देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि बुद्धिज़्म हर साल लगभग आने वाला क्वेश्चन एक इसमें से बुद्धिज़्म टॉपिक में से होता है। ठीक है, तो अगर रिसेंटली ही अगर हम न्यूज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर रिसेंटली ही हम न्यूज़ की बात करें तो पीपर हवा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, पीपर हवा साइट आपने सुनी होगी, पीपर हवा आपने एक साइट सुनी होगी, ये उत्तर प्रदेश की साइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक साइट है, तो ये आपने सुनी होगी जहां से बुद्ध के जो है, गौतम बुद्ध जी के जो है वो अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं हो गया कि कौन सी जगह से मिले हैं, क्या मिला है, कहाँ पर मिला है। ठीक है, हो सकता है पूछ भी लिया जाए कि कौन सी साइट है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है या नहीं है, उसमें एक पीपर हवा भी हो जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यूपी की इंपॉर्टेंट साइट जिसको सिद्धार्थनगर कहते हैं, वहाँ पर क्या मिला है, बुद्ध के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एक टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, और उस लिंकेज को आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आपके करंट अफेयर्स की भी रिवीजन हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका स्टैटिक भी मजबूत होता चला जाएगा। आगे बात करें, टाइमलाइन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन को रिवाइज करना। आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला, जो आप प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, आप प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया या फिर लिथिक एज हो गई, यहाँ आप कर सकते हैं। इसको आप एंशंट इंडिया भी कह सकते हैं। एंशंट इंडिया की साइट्स अगर आप देखें, इसी में आप आर्ट एंड कल्चर को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा फास्ट रिवीजन कर सकेंगे। आर्ट एंड कल्चर में जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, ठीक है, विजयनगर हो गया, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मौर्य काल हो गया, जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक हो गया, हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के बाद फिर आप जो है गुप्त जाएंगे, फिर जो है हर्षवर्धन, फिर मौर्य, मतलब इस तरीके से आप एक टाइमलाइन के थ्रू जो है हिस्ट्री को रिविजन करेंगे। और ये आपके नोट्स बेसिस पे नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये आपका नोट्स बेसिस पे नहीं होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए बेसिकली, ये आपके नोट्स बेसिस पे नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपका किस पे होना चाहिए भाई, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आपके नोट्स जो हैं, आपने वो नोट्स पढ़े और उन नोट्स को पढ़ने के बाद आपने एक टाइमलाइन बिना देखे, जिसको एक्टिव रिकॉलिंग हम कहते हैं, आपने बिना देखे उसको रिवाइज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा कम टाइम पीरियड में और काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप एंशंट हिस्ट्री जो है इंडिया, उसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप मेडिवल को, जिसमें जो है आप गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी हो गया, मुगल हो गया, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मॉडर्न में आप अगर 1850, वैसे तो 1707 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें ही इंक्लूड कर देंगे जो पॉलिसीज़ मेकिंग स्टार्ट हो गई थी 1773 से, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप पॉलिसीज़ को मर्ज करते हुए अगर आप 1947 तक आते हैं और हर एक इंसिडेंट को, जो कि 1757 से स्टार्ट होता है, बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ से लिंक करते हुए आप 1947 की जब एक पूरी टाइमलाइन बनाते हैं, तो यहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा टॉपिक जो है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्टैटिक आपका पोर्शन कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो एक टाइमलाइन ट्रिक के थ्रू अपनी पूरी हिस्ट्री को रिकॉल कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने 1757 से आपने स्टार्ट किया, 1764 आपको याद था, अब मान लेते हैं आपको 1773 याद था, आपको 1781 याद था, बट आप 1784 या फिर आप 1856 भूल गए, या फिर आप
1858 में क्या हुआ था ये भूल गए, तो अब आपके पास ये 6 डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट 1858 का जो इंसिडेंट था आपको उस पे जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कि आप फिर से 1757 पढ़ेंगे, 64 पढ़ेंगे, 73 पढ़ेंगे, 81 84 पढ़ेंगे, 81 पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया पढ़ेंगे। आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट 1858 का डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्ट आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इससे आप थीम से गो थ्रू भी हो जाएंगे, आपको पता रहेगा कि आपको क्या याद है और कहाँ पर आपको डिफिकल्टीज आ रही है। तो इस टाइमलाइन ट्रिक के थ्रू भी आप हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। आगे बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि आप जो है बेसिक टॉपिक्स को, जैसे मौर्य हो गया, ठीक है, गुप्त हो गया, विजयनगर हो गया, ठीक है, इन एरियाज को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, मुगल आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो ये आप बहुत ज़्यादा जो है बेसिक लेवल पे आप जो है आर्ट एंड कल्चर के मेजर टॉपिक्स को जो है वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें फैक्ट हैवी टॉपिक्स स्किप मत करो, मतलब क्या है यहाँ पर कि यही वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपको विजयनगर में से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं, गुप्त में से आपको मिलते ही मिलते हैं, मौर्य से आपको मिलेगा ही मिलेगा, मुगल से हो सकता है मिले या ना मिले, लेकिन ये 3 थीम्स ऐसी हैं जहां से आपको क्वेश्चन आना कंपलसरी एक तरीके से जो है यूपीएससी का पैटर्न बन चुका है। अगर आप लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स के देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। इसी में आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म भी ऐड हो जाता है, ठीक है, इसी में जैन और बौद्ध भी ऐड कर दिए जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में ही, इन्हीं थीम्स में से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इनके भी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके फैक्ट नोट्स हैं, अभी तक होप सो आप सभी ने फैक्ट नोट्स बनाए होंगे अपने, ठीक है, तो उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप उनमें कुछ नए पॉइंट्स, जब आप PYQ या कोई भी टेस्ट सॉल्व करते हैं और कोई क्वेश्चन आपसे रह जाता है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं लास्ट के 1 वीक या 2 वीक की रिवीजन के लिए। तो ये 4th पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक हिस्ट्री को कवर करने के लिए टॉपिक जो एक तरीके से आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है, वो है एलिमिनेशन टेक्निक। अब एलिमिनेशन किस तरीके से किया जाता है ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। अब यहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, किसी भी टॉपिक का डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको कोई भी 2 ऑप्शन, क्योंकि अब देखिए आपको 50-50% में तो जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप 75% 70% में कन्फ्यूजन है तो आप जो है उसमें रिस्क नहीं लेंगे ज़्यादातर, लेकिन 50% में तो आपको एक तरीके से रिस्क लेना बनता है, ठीक है, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से सिर्फ आप 30 to 35 क्वेश्चन ही हैं जो शॉर्ट लगा सकते हैं, उसमें से भी कुछ जो है वो गलत हो जाते हैं, बट बाकी की जो गेम होती है वो 50% और 70% पे ही आपकी अटकती है आकर। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है बच्चों ने जब पॉलिसी, आप सभी ने जब पढ़ना स्टार्ट किया, जब डिफरेंट टाइमलाइन पढ़नी स्टार्ट करी, तो हो सकता है कि आपने 1920 का जो है अधिवेशन ना पढ़ा हो, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो यहां से ढूंढना हाँ इजी हो सकता है। कैसे कि अगर आप बात करें कि कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की प्राप्ति की घोषणा की गई, पहला ऑप्शन ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, हो सकता है। दूसरा, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की बात की गई, ठीक है, ये भी हो सकता है। तीसरा, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब अगर आपने टाइमलाइन पढ़ी है, क्योंकि हमने इससे पहले टाइमलाइन की बात की थी कि आप किस तरीके से जो है 1707 से लेकर 1947 तक की टाइमलाइन बनाएंगे एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो 1920 की बात है, ये तो 1920 की बात है। जो अब इसी के साथ आप खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी सोचेंगे, आपके दिमाग में खिलाफत मूवमेंट भी आएगा। खिलाफत मूवमेंट से कुछ पहले आपके दिमाग में जो है वो रोलेट एक्ट भी आएगा, जलियांवाला बाग भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कोरिलेट करते जाएंगे, 1922 तक आप चोरा चोरी तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आप लिंक कर पा रहे हैं। अगर आप ये लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फटाफट रिवाइज करने की, टाइमलाइन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लिंक कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा गुड साइन है आपके लिए, ठीक है। वहीं बात करें लंदन में गोलमेज सम्मेलन, तो 1930 का गोलमेज सम्मेलन की यहाँ पर बात हुई, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत हमें डाउट
आता है, और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में हमें थोड़े बहुत डाउट आते हैं। अब हमारे पास 50-50% जो है वो दो ऑप्शंस आ जाते हैं। या तो स्वशासन की घोषणा की प्राप्ति की जाएगी, जिसको हम स्वराज भी कहते हैं, जो कि हमें, अगर आपने टाइमलाइन पढ़ा हो तो उसमें भी आपने दादा भाई नौरोजी की बात पढ़ी होगी, उसमें भी 1906 का आपने जो है स्वदेशी मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, स्वदेशी मूवमेंट के बेसिक्स पढ़े होंगे, फैक्ट्स पढ़े होंगे, तो यहाँ से आप उसको स्वशासन की बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से 1947 का बीज माना जाता है, और यहीं से आपका पहला स्वतंत्रता दिवस जो कि नेहरू जी ने अनाउंस किया था, मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, तो यही इसी चीज को आपको लिंक करना है, यहीं से 50-50% आपका एलिमिनेशन। अब हो सकता है कि आप, ये मैंने लगाया कि हाँ भाई 26 जनवरी को जो है लाहौर अधिवेशन हुआ और वहाँ पर जो है पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज की बात की गई, जवाहरलाल नेहरू जी ने की। ये हो सकता है कि मेरी टेक्निक, मेरे एलिमिनेशन में ये चीज़ आई हो, आपके एलिमिनेशन में कुछ और आ सकता है। हो सकता है कि आपको लाहौर अधिवेशन याद हो सकता है आपको रावी नदी याद हो सकता है आपको झंडा फहराने के 26 जनवरी को हम क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को क्यों नहीं मनाते, इस वजह से याद हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो एलिमिनेशन टेक्निक आपकी अपनी पर्सनल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मेरे अकॉर्डिंगली इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं आप, तो आपका वो टॉपिक भी कवर होता है, आपके फैक्ट्स भी कवर होते हैं, और आप एक सही आंसर तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये आप इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक हिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और ये तभी होगा जब आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसीलिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन मानी जाती है, कि अगर आपको टाइमलाइन पता है तो हो सकता है टाइमलाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन आप क्वेश्चंस में इंटरलिंक कर पाते हैं, क्वेश्चंस में आप इन्वॉल्व हो पाते हैं। ठीक है भाई, इसी के साथ आप जो है फाइनल टिप कि नोट्स पढ़ो मत, उनको एक्टिव रिकॉल करो। मतलब एक बार रीड करने के बाद आप आंखें बंद कीजिए, दिमाग में माइंड मैपिंग कीजिए, और ब्लैंक पेज पे आप उनको, जो भी आपने पढ़ा उसको आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन। और यहीं से आपका 2 to 5 डेज में, आप चाहे तो वो 2 दिन में, 3 दिन में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन 2 to 5 डेज में आपकी पूरी हिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, अगर आपने पूरे साल थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी हो तो। ठीक है भाई, तो ये था आपका फाइनल टिप, और इस तरीके से आप अपनी हिस्ट्री की रिवीजन नेक्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम्स के, जो भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे, पीसीएस के हो, चाहे वो यूपीएससी के हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, आप उसके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, साइन ऑफ।